नमस्कार। न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। अभिषेक भारती मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। आज राज्यसभा की रेस के बारे में हम बात करेंगे। बात इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब वोटिंग का वक्त आने वाला है। काउंटडाउन जिसे कहते हैं, तो वो काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। आप ये मान करके चलिए, आज एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। एनडीए विधायक दल, या यूं आज से अगर इस कहानी को शुरू करें, उससे पहले हम कल ही से कहानी को शुरू कर देते हैं कि सुदेश महतो आज सुप्रीमो से मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे। ऐतिहासिक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, हमने उस पर चर्चा भी की थी। अब आज एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सभी विधायक पहुंचे करीब करीब, और सुदेश महतो पहुंचे, लंबोदर महतो पहुंचे आजसू से, और साथ ही चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद हैं आजसू के, वो भी पहुंचे। तस्वीरें बड़ी खूबसूरत थी, हमने आपको दिखाया। उसके बाद क्रिकेट खेला गया। लेकिन एक नया शब्द जो सामने आया, चूंकि ये कोरोना काल है तो कोरोना काल में क्वारंटीन शब्द बड़ा प्रचलन में है, और पॉलिटिकल क्वारंटीन एक नजर आया हमें। सरला बिरला स्कूल को एक ऐसे महकमे में तब्दील कर दिया गया है जहां पर कि बाकायदा बीजेपी के विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई है। अब वहां पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधायक जो हैं वो अब बाहर नहीं आ सकते। कई विधायक ऐसे हैं जो रांची में रहते हैं, वो तो बाहर आ गए, लेकिन कई बाहर में रहने वाले विधायक जो हैं वो वहीं पर हैं और उनका संपर्क फिलहाल किसी से नहीं हो पा रहा है। तो कहा गया कि भाई वो पॉलिटिकल क्वारंटीन में है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 19 जून को होगी। आज 17 जून को रांची के सरला बिरला स्कूल में बीजेपी पॉलिटिकल क्वारंटाइन सेंटर में विधायकों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। एनडीए की बैठक पर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरला बिरला स्कूल में विधायकों का जमावड़ा, हॉस्टल में बीजेपी विधायकों के रुकने की व्यवस्था, यहीं विधायकों का प्रशिक्षण, फिर यहीं से विधायक जाएंगे सीधे वोटिंग के लिए। राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसे लेकर एनडीए ने अपनी बैठक की। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उनके एक तरफ बाबूलाल मरांडी और दूसरी तरफ सुदेश महतो। अब इस तस्वीर को समझ भी लीजिए और फिर इन बयानों को सुन लीजिए। की बैठक आहूत की गई थी और 19 के राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय दीपक जी के पक्ष में वोट करने का जो पहले ही पार्टी ने निर्णय लिया था। प्रस्ताव हमारे पार्टी के विधायक भी प्रस्तावक भी रहे थे। 2000 बैठक थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल हमसे मिले थे और एक अच्छा संदेश उनका कि झारखंडी विचारधारा को मजबूत करने की पहल करनी चाहिए। एक विषय जहाँ तक राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में है तो आदरणीय गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त वोटर हैं कि आदरणीय गुरुजी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। अच्छा यही होता कि एक बेहतर परंपरा को जगह देते हैं और दो ही कैंडिडेट होते हैं। बात आपने जो कैंडिडेट है उम्मीदवार हैं माननीय दीपक प्रकाश जी, उसको जीत दिलाना है। जीत तो इसे निश्चित रूप से तय है हम सबों को, और ज़्यादा से ज़्यादा और बहुमत लेकर के हम जीते, ये हम सब। और सारे एनडीए के जो हम लोग घटक दल हैं सारे लोग बैठक में थे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश जी की जीत सुनिश्चित है। बैठक हुई। बैठक के बाद कई विधायक चले गए तो कई विधायकों के रुकने की व्यवस्था वहीं सरला बिरला स्कूल के हॉस्टल में है, जहां 2 बसों से सीधे विधायक वोटिंग के लिए जाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टि से थोड़ा बड़ा और खुला हुआ जगह चाहिए था, तो उस नाते एक इस प्रकार का स्थान चयन किया गया है जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम रह सकें। क्या डर है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामान्य प्रक्रिया है। हर बार लोकसभा और विधानसभा, ये राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठती है, वहाँ वोटिंग का प्रक्रिया वगैरह कई विषय रहता है, चर्चा होती है। ये आमतौर पे होने वाली बैठकें हैं, अलग से कोई डर का विषय नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने हर सावधानी का ख्याल रखा है। एक दिन पहले ही चर्चा सीएम और सुदेश महतो की मुलाकात को लेकर हो रही थी और अब खुद आज सुप्रीमो ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सियासत के हर सवाल का जवाब वक्त के पास है, तो इंतजार कीजिए उस वक्त का, ताकि पता चल सके कि राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए ऊंट किस करवट बैठेगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अविनाश कुमार के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। एक और अपडेट आपको बता दें कि गठबंधन की भी बैठक चल रही है, यानी यूपीए विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें जेएमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं।
और साथ ही साथ आपको एक और अपडेट बता दें कि पीएल पूनिया जो हैं वो रांची पहुंच चुके हैं और जल्द ही वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो तमाम तरह की जो घटनाक्रम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब इस घटनाक्रम पर और चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन साहब जुड़ चुके हैं, आजसू विधायक लंबोदर महतो जी भी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राजीव जी आप ही से, जिस तरीके से अभी हम सुन भी रहे थे कि सुदेश महतो साहब जो हैं, सुदेश महतो साहब को अभी हम सुन रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि भाई कहीं जरूरत ऐसी नहीं थी कि जो तीसरा कैंडिडेट है उसे खड़ा किया जाए। सुदेश महतो की इस बात से आप इत्तेफाक तो नहीं रखेंगे, हम जानते हैं। एक बार सबसे पहले मैं लंबोदर जी के पास चलता हूं, एक बार उनसे समझ लेता हूं। लंबोदर जी, ये तीसरे कैंडिडेट की जरूरत, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया कि इसकी जरूरत नहीं थी, हालांकि कल एक तस्वीर सामने आई जिसमें सुदेश जी और हेमंत सोरेन के बीच में मुलाकात हो रही थी, मुख्यमंत्री मिल रहे थे बाकायदा, बहुत ऐतिहासिक तस्वीर थी वो, और आज फिर सुदेश महतो का ऐसा बयान आता है। तो अब इन सबको एक फ्रेम में लगाकर देखें तो आजसू का स्टैंड क्या है? देखिए, बहुत तस्वीर साफ है। चूंकि एक तरफ से गुरु जीत है और उनका भी जीत लगभग तय है, जो उनके पक्ष में समीकरण है, आंकड़े हैं। और दूसरी तरफ से जो एनडीए के प्रत्याशी दीपक जी है, उनके पक्ष में भी आंकड़ा है। निश्चित रूप से ये दोनों प्रत्याशियों की जीत लगभग सुनिश्चित है। ऐसे स्थिति में तीसरे प्रत्याशी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी और यूपीए में भी इस विषय पर समन्वय स्थापित होने की आवश्यकता थी, ताकि चुनाव निश्चित रूप से दोनों प्रत्याशी साफ साफ जीत रहे थे और जीतेंगे भी। तो ऐसी स्थिति में तीसरे प्रत्याशी के आने के बाद निश्चित से भ्रम की स्थिति झारखंड में और गठबंधनों के बीच में पड़ा हुआ। हालांकि 19 जून को जो चुनाव होगा, जो परिणाम आएगा, उसमें गुरुजी और दीपक जी की जीत लगभग तय है। चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चूंकि अनिल सिन्हा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के का पक्ष वही रखेंगे। अनिल जी, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से अभी लंबोदर जी ने भी कहा, तो आपके सहयोगी, अब मैं कह सकता हूं उनको, तो भाई वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इस पॉलिटिकल क्वारंटाइन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल क्वारंटाइन की कहां जरूरत पड़ रही थी? क्वारंटाइन आप लोग जो सोच रहे हैं वो क्वारंटाइन नहीं है। जैसे कांग्रेस नहीं, चूंकि झारखंड के लिए तो ये तस्वीर नहीं है अनिल जी, इसको आप मानिए। राजस्थान, हरियाणा, ऐसी मध्य प्रदेश, वहां पर ऐसा होता था, लेकिन यहाँ के लिए तो ये तस्वीर नहीं है। यहाँ पर सभी विधायक दल के जो है सदस्य हैं, उनकी मीटिंग हुई है, वोट देने की प्रक्रिया समझाई जाती है, ये एक बराबर होता आया है, वो हो रहा है। इसको आप लेकिन आप अगर अभी अपने विधायकों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो उनसे संपर्क नहीं होगा, एक का भी मोबाइल नहीं लगेगा। हो सकता है नहीं लगे, तो जाहिर सी बात है ना, जरूरत है तो जा ही सकता है। वही मैं कह रहा हूं। तो आखिर ऐसी क्या चीज नहीं है, उतना रिस्ट्रिक्शन जो आप लोग सोच रहे हैं उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्योंकि डर हम लोग को किसी बात का नहीं है, किसी बात का नहीं है। जेएमएम भी सीट निकाल रही है, हम लोग भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस को तो चुनाव में हारने की आदत हो गई है, खड़ा हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो दूसरी चीज है। लेकिन फिर भी ये दो कैंडिडेट निकल रहे हैं, इसमें किंतु परंतु का कोई ही सवाल नहीं उठा। पहला सवाल मैं राजीव जी से ले रहा था, लेकिन मैं राजीव जी से पहले आप लोगों का पक्ष जान लेना चाह रहा था। अब सब कुछ आपने सुन लिया राजीव जी, अब तीसरे कैंडिडेट की जरूरत कहां पड़ रही थी? चूंकि देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूपीए के लिए ही अगर मिलने राज्यसभा चुनाव के दौरान अगर ये मुलाकात होती है तो इसको चुनावी चश्मे से देखना ही पड़ेगा। हमने उसे चुनावी चश्मे से देखा, लेकिन आज सुदेश महतो ने जो बातें कही, तो उसके बाद अब आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए, इन तमाम चीजों पर आज हमसे वो लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि एक नजीर पेश करने की, तो पहले इनको अपने इतिहास पर गौर कर लेना चाहिए कि पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में ऐसी क्या जरूरत थी कि 3 उम्मीदवार उतारे गए और क्या क्या हुआ, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी ओर जो उंगलियां उठा रहे हैं, हमारा तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हम महागठबंधन की सरकार यहां चला रहे हैं और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम चुनाव के मैदान में हैं। आपने तो बाहर से लोगों को ला करके यहां चुनाव लड़वा करके और राज्यसभा में सरकारी तंत्र का किस प्रकार से दुरुपयोग किया कि आज भी एक अधिकारी सस्पेंडेड है और कार्रवाई चल रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, ये तो अजीब विडंबना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय कि हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल कुमार सिन्हा जी, जिनका मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, उन्होंने एक शब्द कहा कि हमें किसी बात का डर नहीं है।
डर नहीं है, तो मैं अभी आप कह रहे थे कि आप झारखंड के लिए तस्वीर नहीं है, ये नई नहीं है। ये इबारत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही यहां पर लिखी जा चुकी है। ये वही झारखंड राज्य है जहां से विधायकों को जयपुर ले जाया गया था और सरकार किस प्रकार से बनाई गई थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर से भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने जो डर सता रहा था, वो भी ऐसे में जब अभी कोविड का संकट चल रहा है, तमाम शिक्षण संस्थानें बंद है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि किसके आदेश से शिक्षण संस्थान को खोला गया और राजनीतिक उपयोग के लिए। एक और जहां खिलाड़ी भी मैदान में उतरने से डर रहे हैं, वहां विधायकों से क्रिकेट खिलवाया जा रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर भी गौर करने की तो प्रदीप वर्मा जी बता रहे थे कि भाई बड़ा एरिया है, बड़ा सरफेस एरिया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रुकने की व्यवस्था वहां पर की गई है। उसका कोई पॉलिटिकल एंगल, वो कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं। नहीं, ठीक है, फिर भी ये तो है ना भारती जी की अभी स्कूल तमाम बंद है, किसी को खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन राजनीतिक गतिविधि के लिए, एक राजनीतिक बैठक करने के लिए स्कूल के परिसर का आप उपयोग कर रहे हैं, तो जवाब तो देना होगा। सरकारी संस्था नहीं है वो। जी बोले, अनिल जी बोल रहे कुछ जी। वो सरकारी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है, रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट स्कूल में भी है। घर में सबको बुला, हाँ भाई, स्कूल प्राइवेट स्कूल पर भी ये इम्प्लीकेशंस आता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो सभी प्राइवेट स्कूल खुल गए होते। नहीं, क्वारंटाइन वाली बात आप ठीक कर रहे हैं, उसमें हम आपसे डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, आप इलेक्शन के समय में मीटिंग नहीं कर सकते हैं प्राइवेट घर में, ये इस पर नहीं, वो घर नहीं है, ऑफिस है, स्कूल है, लेकिन स्कूल का परिसर है, प्राइवेटली ओन्ड बाय द बिरला कंपनी, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता। इसे लेकर के आचार संहिता वाली बात नहीं है। इसे लेकर के तो बाकायदा एक चिट्ठी भी जेएमएम की तरफ से लिखी गई है चुनाव आयोग को कि भाई इसमें कहीं मतलब इस पर एक संज्ञान लेने की जरूरत है, ऐसा चिट्ठी में लिखा गया है बाकायदा। और बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बाकायदा ठीक है, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जो खेलना है, लेकिन वहां पर कानून का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। वो तो मेंटेन करना। चलिए एक बार हम, चूंकि अभी की अपडेट क्या है वो हम समझ लेते हैं। यूपीए की बैठक चल रही है, तो अविनाश हमारे साथ हैं। एक बार अविनाश के पास हम चलते हैं, अविनाश से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश, अंदर खाने बैठक चल रही है, बाहर आप खड़े हैं, क्या कुछ खबरें अंदर से छनकर बाहर तक आ रही हैं? अगर यूपीए के, चूंकि एनडीए की बैठक को भी आपने काफी करीब से देखा, सबसे पहले आप ही वो शख्स थे जिन्होंने हमें यह खबर बताई कि भाई वहां पर अंदर हॉस्टल में सारी व्यवस्था की गई है ताकि विधायकों को पॉलिटिकली क्वारंटाइन किया जा सके। वहां पर मैं इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पॉलिटिकल क्वारंटीन। तो अब अगर यूपीए की बात करें तो वहां पर क्या नजर आ रहा है? नहीं, ज़रूर अभिषेक, और जो हमने शुरुआत में बीजेपी की तरफ से जो खबर दिखाई और पॉलिटिकल क्वारंटीन की जो सबसे पहली खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, उससे ये साफ तौर पर ये इंगित हो चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी के पास आंकड़े होने के बावजूद भी बीजेपी कितनी डरी हुई है। बीजेपी के पास वो नंबर ऑफ गेम भी है, नंबर ऑफ प्लान भी हैं। उनके दिल्ली के जो थिंक टैंक माने जाते हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके बावजूद अगर आप अपने विधायकों को एक कैंपस के अंदर, एक स्कूल परिसर के अंदर, एक हॉस्टल रेसिडेंशियल अगर हम कहें, उसके अंदर अगर आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एक रणनीति है, तो ये साफ तौर पर झलकती है कि आप राज्यसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़ों की बाजीगिरी है, आपके पक्ष में होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं कुछ डर है। दूसरी बात यह भी है कि आज यहाँ इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में यूपीए की बैठक हो रही है, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं यूपीए के पास जो आंकड़े हैं वो पहले से ही स्पष्ट हैं। बावजूद इसके अगर कोई रणनीति बनाने की चर्चा और रणनीति पर कोई एक आगे कैसे आप रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, इस पर अगर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी राज्यसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होनी बाकी हैं। हालांकि आज आजसू के जो वहां विधायक पहुंचे, आजसू के सुप्रीमो पहुंचे, इसके बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि थोड़ी जो संभावना थी, यूपीए ने जो एक पासा फेंका था आंदोलनकारी के रूप में शिबू सोरेन जी को आगे बढ़ाते हुए, सुदेश महतो इससे सहमत भी है कि आंदोलनकारी का सम्मान जरूर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके पास पहले से ही जीत के आंकड़े हैं, इसलिए भविष्य में इस तरह के झारखंड से संदर्भ से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे उस पर जरूर वो एक साथ आने की कोशिश करेंगे या अपनी सहमति देने की कोशिश करेंगे, उससे अपना समर्थन देंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें एनडीए के तरफ ही आजसू के जो विधायक हैं वो वोट करेंगे।
लेकिन सुबह से लेकर शाम तक में जो मुझे जो समझ में आ रहा है अभिषेक, यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि बीजेपी एक रणनीति बनाती है। बीजेपी की रणनीति में 1/3 का फार्मूला है। मतलब एक ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जो पार्टी के 3 विधायकों पर नजर रखे हुए हैं। विधायक जी कहाँ जा रहे हैं, विधायक जी किससे मिल रहे हैं, विधायक जी का अभी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें पिछले 2 दिनों से ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि 1/3 का जो फॉर्मूला है वो बीजेपी ने क्यों तैयार किया। उससे एक कदम और आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम सरला बिरला स्कूल आज यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर में जो आज तस्वीरें देखने को मिली, मीडिया से जो पार्टी के विधायक थे उनको बातचीत पर रोक थी। बहुत चुनिंदा लोग बहुत प्रेशर देने के बाद कुछ बात करने के लिए तैयार भी हुए, लेकिन तमाम विधायकों को वहीं रखा गया और ये कहते हुए कि एकजुटता बनी रहेगी। राज्यसभा चुनाव भी है, 2 बसें भी पहले से तैयार हैं कि चुनाव के दिन उन्हीं 2 बसों पर सवार होकर पार्टी के तमाम विधायक वोट करने के लिए आएंगे। ये बीजेपी खेमे की बात हुई। यूपीए जो है, यूपीए के पास अब कितना स्कोप बचता है इस बात को भी समझना है। एनसीपी के विधायक अंदर आ चुके हैं, कमलेश सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं, जेएमएम के जो अपने आंकड़े हैं वो हैं, कांग्रेस के जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब सवाल अमित यादव को लेकर भी हो रही थी, लेकिन अभी तक जो तस्वीर आई है सामने उसमें अमित यादव नहीं है। दूसरी बात विनोद सिंह को लेकर है, माले विधायक को लेकर है। विनोद सिंह से जो बातचीत मेरी हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बैठक पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, घोषणा कर दी है कि वो यूपीए के पक्ष में ही मतदान करेंगे। और इसलिए मतदान करेंगे क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो सैद्धांतिक जो लड़ाई है, माले की जो लड़ाई रही है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। तो ये जो आंकड़ों की जो आप कह सकते हैं कि लिहाज से अगर हम इस पूरे राज्यसभा चुनाव को देखने और समझने की कोशिश करें, फिलहाल जरूर अभी यूपीए के पास वो दूसरी सीट के लिए जो मैजिक आंकड़ा होना चाहिए वो दिखता नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ रणनीति है। और बीजेपी जब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा भयभीत है और अपने पार्टी के विधायकों को एक परिसर के अंदर में बांधे रखना चाहती है, एक बिल्डिंग के अंदर रखना चाहती है, तब इसका क्या राज है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जाहिर सी बात है अविनाश, बहुत बड़ी बात आपने बताई। यूपीए के खेमे की भी जो बात आपने बताई ये अब जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लंबोदर जी हमारे साथ हैं। लंबोदर जी, कल की तस्वीरों को देख लें, आज की तस्वीरों को देख लें। अब एक सवाल मेरे पर्सनल मुझे जो फील हुआ कि आज मैं आजसू सुप्रीमो की बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था और आज की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, तो क्या अभी भी कोई संशय है? देखिए बिल्कुल अभी कोई संशय की स्थिति नहीं है। मतलब आप 100% श्योर आप अब एनडीए की तरफ हैं? निश्चित रूप से आजसू पार्टी एनडीए के साथ है और ये एक झारखंड के लिए और आने वाले समय के लिए एक निश्चित रूप से ये सुकून भरा होगा और एक अच्छा परिणाम देने वाला होगा और एक नई शुरुआत की पहल होगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी, चूंकि एनडीए के घटक दल का एक बहुत बड़ा पार्ट होने के कारण निश्चित रूप से उसको भी गौर करने की आवश्यकता है। और झारखंड के हित में, झारखंड के विषयों को लेकर निश्चित रूप से एनडीए को एक साथ चलने की आवश्यकता है, जिसमें आज निश्चित रूप से सहभागी बनेगा। तो ये जो एनडीए है, चूंकि देखिए एनडीए की बात बार बार आ रही है, तो ये जो एनडीए, जिस एनडीए की पूरी डेफिनेशन हम तैयार कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में वो डेफिनेशन चूंकि एनडीए की बदल गई थी, तो क्या ये विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद का साइड इफेक्ट समझे या फिर अभी भी इंटैक्ट? नहीं, बिल्कुल झारखंड के विषयों को लेकर और झारखंड के हित में निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और ये राज्य हित में होगा। राज्य हित में होगा। चलिए अनिल जी के पास मैं चलता हूं। अनिल जी, जैसे कि अभी अविनाश बता रहे थे, आप तैयारी देखिए, आप खुद देखिए कि एक 3-3 पदाधिकारी, आप समझ रहे हैं, एक पदाधिकारी 3 के पीछे, इस तरीके का एक रेशियो 1:3, ये रेशियो मतलब पूरी तैयारी है। तो अब क्या अभी भी इसको कहें कि बीजेपी को किसी तरीके का डर नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सब आदमी अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये हुआ तो ये हो सकता है, यही कैलकुलेशन हो रहा है। लंबोदर भाई का स्टेटमेंट आने के बाद अब कुछ संचय है क्या? आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए कितना। कैलकुलेशन में तो आप नो डाउट सबसे आगे, मैं तो कह रहा हूं कि सबसे आगे है। फिर डर का है, अगर हम लोग साथ मिलकर खाना खा रहे हैं बैठ करके, सिर्फ साथ मिलकर खाना खाने की बात होती तब तो, सिर्फ साथ मिलकर खाना खाने की बात होती तब तो सवाल ही नहीं। अभी अविनाश जी देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये जो इतनी तैयारी है, एक लंबी तैयारी। मैंने आपको यह भी तो बताया कि भाई अभी अगर आप विधायकों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जो विधायक वहां पर मौजूद हैं, तो आप संपर्क, मीडिया से बात करने से उन्हें रोक दिया गया है, तो बिल्कुल एक तरह का ये क्वारंटीन ही है ना। तो ये क्यों है आखिर, मतलब इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? जरूरत की बात नहीं है, हमने बताया ना, क्वारंटीन वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से हम बताए हैं कि अक्सर ऐसा होता है। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र वाली बात नहीं है। यहाँ
वहां पर जो हालत था वो आप लोग को मालूम है। वो स्थिति यहाँ नहीं है। जब हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं तो वो सब क्यों करेंगे हम? उन लोग को रखे हुए हैं। एक देखिए, टेक्निकल वोटिंग होता है राज्यसभा में, इट इज नॉट लाइक ये विधानसभा। तो उस सब को कैसे फर्स्ट प्रीफरेंस होता है, सेकंड प्रीफरेंस होता है, एक प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत दिन पर आता है और बहुत विधायक नए भी है, नहीं जानते हैं। वो होगा तो होगा, तो खाना पीना होगा, साथ ही रहेंगे लोग। मीडिया का उसमें जरूरत क्या है? हाँ, जरूरत पड़ेगा तो स्टेटमेंट देंगे लोग। फिलहाल तो किसी की जरूरत नहीं है, अपने लोग अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपने काम कर रही है। तो इसमें इफ एंड बट का कहाँ सवाल, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कुछ। चलिए, इफ बट का सवाल नहीं है। राजीव जी के पास मैं चलता हूं। देखिए, अब अविनाश जी जुड़े हुए थे, वो सारी बात बता रहे थे। पहला झटका आप लोगों को सरयू राय के रूप में लगा। सरयू राय से आप लोगों की उम्मीदें तो थी, ये मत कहिएगा कि भाई आप ना उम्मीद थे सरयू राय से, ठीक है। दूसरा झटका, आप चूंकि आप लोगों ने कोशिश तो जरूर की सुदेश महतो जी को और आजसू की तरफ से, लेकिन उधर से भी है मुझे अब जो तस्वीरें जिस तरीके से लंबोदर जी बोल रहे हैं कि भाई अब कोई सवाल ही नहीं उठता, एकदम आजसू के कभी कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुका है। तो ये 2 झटके तो आपको लग चुके, 3 वोटों का आपको नुकसान हो चुका है। अमित यादव अब तक आपकी बैठक में नहीं पहुंचे हैं, बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक हैं। अमित यादव का स्टैंड भी अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई वो आप लोगों के साथ हैं, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो अब क्या थोड़ा सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है राजीव जी? देखिए, पूरे परिदृश्य की विवेचना आप जिस ढंग से चाहे कर लें, हमने पहले ही कहा कि हमने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अपने उम्मीदवार को उतारा है। और हमें सुदेश महतो जी से क्या, हमें पूरे 81 जो मतदाता हैं उनसे उम्मीद थी, और हमने अंतरात्मा की आवाज पर हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि वोट हमको मिले। इसी अपील को लेकर के हमारे महागठबंधन के मुखिया आदरणीय सुदेश महतो जी के पास गए थे। और जो शब्द उन्होंने कहा कि एक आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी पृष्ठभूमि की बात को समझ सकता है, तो शायद वो आंदोलन एक ठीक आंदोलनकारी, दूसरे आंदोलनकारी। अब आप उसकी, मैंने पहले ही कह दिया कि अब आप उसकी विवेचना अपने ढंग से करें, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो भी किसके द्वारा। अब फिर मैं वही कहावत कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी 3 मूरत वैसी। तो जिन लोगों ने इस राज्य में एक प्रेसिडेंट कायम किया हुआ है, आपने देखा कि किस प्रकार से, अरे हमारे मुख्यमंत्री तो दिन के उजाले में समर्थन मांगने के लिए गए, लेकिन इतिहास गवाह है, आपके चैनल पे ही चला कि रात के अंधेरे में अधिकारी से दबाव डलवा करके, इतिहास का छोड़, इतिहास नहीं, का छोड़, मेरी बात होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, जब अगर इतिहास का आप जिक्र करेंगे तो हम कर नहीं रहे, कई घर आएंगे सद में, लगेगी याद तो कई घर आएंगे सद में। हम लोगों ने आप भी पाक साफ नहीं निकले, रखा, आप भी पाक साफ नहीं हम निकले। तो किसी को कैद करके नहीं रखा ना। लालपुर के होटल में राज्यसभा के इलेक्शन में क्या किए थे कांग्रेस वाले लोग? वही मैं कह रहा हूँ, अगर आएंगे तो सभी, हमाम में तो सभी महंगे। देखिए, इतिहास की बात छोड़िए, आप अभी की बात हम कर रहे हैं राजीव जी, हमें तो अभी में कह रहा हूँ, तो अभी भी कर रहा हूँ, और हम अपील ही कर रहे हैं ना। अब ठीक है, चुनाव होगा, चुनाव का जो परिणाम आएगा हम और आप बैठ के फिर चर्चा कर लेंगे। चर्चा तो होगी, बिल्कुल चर्चा तो बिल्कुल होगी, लेकिन बिल्कुल होनी ही चाहिए। लेकिन जो सिनेरियो आंकड़े बदल रहे हैं, मैं चाह रहा था कि उस पर आप क्या कह रहे हो? आंकड़े नहीं, वो सिनेरियो क्या है? अब सिनेरियो को हम टेलीविजन चैनल पे रणनीति में बनाने के लिए हमारे विधायकों की बैठक हो रही है। अब उस रणनीति को तो हम चैनल पर नहीं बता सकते हैं। आपने एक और जहां पॉलिटिकल क्वारंटीन हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो हमारे भी दल के लोग वहां बैठे हैं, उनकी भी रणनीति बन रही होगी। और स्वाभाविक तौर पे हमारे विधायक, हमारे जितने नेता हैं उस अभियान में लगे हुए हैं। उसको एक्ट में आप देखिएगा उस दिन 19 को। इसी जो आपने कहा एक आंदोलनकारी वाली बात कही, तो मैं लंबोदर जी से भी, चूंकि देखिए उसी आंदोलनकारी पार्टी से उनका भी ताल्लुक है, तो लंबोदर जी क्या इसे यूं समझा जाए कि एक आंदोलनकारी की बात दूसरी आंदोलनकारी तक जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची? देखिए, निश्चित रूप से दोनों पार्टियां आंदोलनकारी है और दोनों का विषय झारखंड हित है। निश्चित रूप से झारखंड का हित जो है दोनों पार्टियों का एक उद्देश्य रहा है। लेकिन क्या है, क्या हर एक गठबंधन का, हर एक दल का अपना प्रत्याशी होता है, और हर दल अपने प्रत्याशी की जीत के लिए प्रयास करता है। इस क्रम में लोगों का आना जाना रहता है कि लोग जाते हैं अपने पक्ष में मतदान का आग्रह करने के लिए। लेकिन ये चूंकि पार्टी का निर्णय है, और इस पार्टी का जो आजसू पार्टी का निर्णय है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। चलिए, आप इतने डैम श्योर होकर के जब आप बोल रहे हैं, तो इसी अनिल जी से, क्योंकि अनिल जी अब तो मुझे लगता है कि अब वो जो डर की बात हो रही थी वो तो अब कॉन्फिडेंस में तब्दील होता हो रहा है। डर की तो बात कभी नहीं थी। इन लोग गए हैं, हमारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं,
अब जब लंबोदर भाई यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं चैनल पर, उसके बाद इफ एंड बट का कहाँ सवाल उठता है कुछ सोचने का, या ये होगा हमें डर है, आपको डर से सबको विधायक, ये सब बात कहाँ से आती है? हम तो श्योर शॉट है। चलिए एक बार अविनाश का रुख एक बार फिर से करते हैं हम आप इस चर्चा में, चूंकि अविनाश की पॉइंट्स जो हैं वही सबसे महत्वपूर्ण अभी तक साबित भी हो रहे हैं। अविनाश, चूंकि देखिए अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि डर का तो कोई सवाल ही नहीं है, और जब लंबोदर जी यहाँ बैठ करके बाकायदा उन्होंने कह दिया कि भाई हम एनडीए के साथ हैं, तो अब तो बहुत ज्यादा सिनेरियो कुछ बचता नहीं है, ऐसा बीजेपी का पक्ष है। राजीव जी का यही कहना है कि भाई हाँ ठीक है, अभी बैठक चल रही है, रणनीति बन रही है, पहले रणनीति हो जाने दीजिए, रिजल्ट आएगा तो फिर हम बैठ करके चर्चा कर लेंगे। लेकिन सीन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बहुत तस्वीरें साफ होती जा रही है। अविनाश। नहीं, जरूर। और मैं सुन रहा था, लंबोदर जी ने एक बात कही है कि नई उम्मीद के साथ, नई संभावनाओं के साथ एनडीए की एक शुरुआत फिर से एक बार, तो इस ओर उन्होंने इशारा किया है। अब ये सवाल ये उठता है कि अभी अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में इनके जो निजी स्वार्थ थे, जो राजनीतिक स्वार्थ थे, उस स्वार्थ की टकराहट का ही नतीजा रहा कि बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े, एनडीए वहां तार तार हो गई। इस वक्त बीजेपी को आजसू के वोट की जरूरत है। बीजेपी इस पूरी रणनीति में अगर हम कहें तो वो सफल साबित हुई, और आजसू इस वक्त जैसा कि लंबोदर जी कह रहे हैं या सुदेश महतो जी ने भी कहा है, तो अभी उनका पलड़ा भारी है, बीजेपी के साथ है, एनडीए मजबूती के साथ है। अभी कुछ दिन बाद ही 2 उपचुनाव होने वाले हैं। इस पूरे राज्यसभा चुनाव के दौरान भी अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, आपको याद करना होगा अभिषेक जी कि आप अगर बैरमो की बात करें, मैं दुमका नहीं जाना चाहूंगा, बैरमो से ही शुरुआत करता हूं कि बैरमो में मुझे ठीक से याद नहीं होगा, शायद लंबोदर जी को याद हो, आजसू के उम्मीदवार को 16,000 के करीब वोट आए हैं। और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर एक नई शुरुआत फिर से आजसू और बीजेपी के बीच हो रही है, एनडीए की एक नई पारी की शुरुआत फिर से हो रही है, पुराना गठबंधन दल कुछ महीने के लिए ही रूठ गया था, फिर से साथ आ रहा है, तो क्या वहां भी कुछ संभावनाएं हैं? क्योंकि फिर अभी आप 2 महीने के बाद अगर इस तरह के उपचुनाव होते हैं और वहां फिर से बीजेपी और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती है, तब आप ये इसे कैसा गठबंधन बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल किया अविनाश। इसका जवाब लंबोदर जी चूंकि हमारे साथ हैं, एक बार लंबोदर, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, एक बार लंबोदर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जवाब ले लेते हैं। लंबोदर जी, बहुत बढ़िया सवाल किया अविनाश ने, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव के पश्चात एनडीए गठबंधन दल में शामिल भारतीय जनता पार्टी और आजसू के पदाधिकारी बैठेंगे, विचार मंथन होगा, और ये एनडीए का पूरा प्रयास होगा कि दोनों सीट एनडीए के खाते में जाए। और एनडीए के घटक दल बीजेपी, आजसू, लोजपा, ये सारे लोग बैठकर तय करेंगे, और पूरा प्रयास होगा एनडीए का कि दोनों सीट एनडीए के खाते में जाए। चलिए, तो अविनाश, लंबोदर जी यही कह रहे हैं कि भाई एनडीए अब इंटैक्ट है, पुरानी गलतियां जो थी, बीता वक्त वो चला गया। अविनाश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, 2 सीटें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 2 सीटों पर उपचुनाव होना तय है। एक दुमका है, आपको पता है कि दुमका से आजसू चुनाव नहीं लड़ेगी, तो दूसरा सीट ही बचता है बैरमो। और मैंने जो कहा, मेरा यही सवाल था कि 16,000 के करीब, अब लंबोदर जी बताएंगे, मुझे जो याद है मैं बता रहा हूँ कि लगभग 16,000 के करीब वोट आए थे, यानी आजसू बहुत मजबूती के साथ वहां थी, और वहां से पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, ये बहुत बेहतर तरीके से लंबोदर जी समझ रहे होंगे। तो यहाँ जब एनडीए में अगर सीटों का बंटवारा हो, तो हम इस बात को मान के चले कि एक सीट जो है दुमका बीजेपी की तरफ जाएगी, दूसरी सीट पर आजसू जरूर दावा करेगी, और वहां फिर देखना होगा कि ये एकता कितनी मजबूती के साथ रहती है। यहाँ तो राज्यसभा चुनाव में आपने अपनी दोस्ती निभा दी है, फिर से एक बार बीजेपी की बारी होगी, क्योंकि आंकड़े आपके पक्ष में है, यहाँ कहीं कोई दो राय नहीं है। और अनिल जी जो कह रहे हैं, अनिल जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, और राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ घंटों से जिस बात की चर्चा हो रही है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी विथ डिफरेंस कहने वाली पार्टी अपने ही विधायकों को एक स्कूल परिसर में लेकर अगर पॉलिटिकल क्वारंटाइन हो जा रही है, आपके पास आंकड़े हैं, मीडिया भी इस बात को मानती है, राजनीतिक जानकार भी इस बात को मान रहे हैं, बावजूद इसके आप डर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि इस डर का कारण क्या है। बिल्कुल। लंबोदर जी, पहले आपसे एक जवाब ले लेंगे, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। बिल्कुल जी। बैरमो, अविनाश ने बहुत साफ साफ कहा कि देखिए 2 सीट है, दुमका से तो आप चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, आपने अपना बड़ा दिल दिखा दिया है, दोस्ती आपने निभा दी कि भाई राज्यसभा में आप एनडीए के इस छाते के नीचे आ गए हैं,
तो क्या बेरमो सीट के लिए आपका दावा बनता है ना? आपका तो देखिए बनता है। अभी हम लोग का पहला लक्ष्य है 19 जून का राज्यसभा सीट को निकालना, और उसके बाद दूसरा लक्ष्य होगा कि दोनों सीट को निकालना। और ये दोनों सीट को निकालने के लिए एनडीए के जो पदाधिकारीगण हैं ये बैठेंगे, तय करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा और किस तरीके से ये दोनों सीट को निकाला जाए, इस पर तय किया जाएगा। चलिए अनिल जी, अविनाश जी ने एक सवाल उठा दिया कि भाई देखिए पॉलिटिकल गलियारे में तो यही चर्चा है, आप इससे सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन चर्चा तो यही है। चर्चा करना तो भाई सबका अधिकार बनता है, ये संवैधानिक अधिकार है बोलने का और चर्चा करने का। तो चर्चा पर हम क्या जवाब दे सकते हैं? चर्चा करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब हम लोग श्योर है कि हम लोग आ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वो सोचना कि हम लोग वहां इसलिए गए सवाल ही वही है कि जब आप श्योर हैं, जब आप जीत रहे हैं, तो फिर इस पॉलिटिकल क्वारंटाइन का मतलब क्या बनता है? क्या तो हम लोग को आपस में बैठना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि हम लोग श्योर है सब अपने अपने गाँव चले जाए, सब कोई मिलजुल के बैठेगा और सबसे संपर्क काट लीजिए, और सबसे संपर्क काट लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, और सबसे संपर्क काट लीजिए चुनाव तक, यही ना भाई? मिलते हैं तो सबसे संपर्क भी काट लेते हैं, यही तो किया जाए। हाँ, देखिए सब कोई मिल गए एक जगह ना, वहाँ बहुत तरह के बात दिन दुनिया से मतलब, फिर दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है। राजीव जी एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी चाहेंगे। देखिए सब कुछ आप लोगों ने ही कह दिया, और खास करके अविनाश जी जो कह रहे थे, मैं पुनः उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम लोगों ने जहां तक आजू का प्रश्न है, इस आधार पर उनसे समर्थन की अपेक्षा रखी है कि हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ करके आए हैं, इसी नजरिए से हम लोग वहां समर्थन मांग रहे हैं। और उम्मीद आपकी जारी है? देखिए अब उम्मीद तो हम जब तक चुनाव नहीं हो जाता, हर मतदाता से उम्मीद हमको रखना है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लंबोदर जी आपका, शुक्रिया अनिल जी, और शुक्रिया राजीव जी आपका, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। और अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों तक तमाम अपडेट्स जो यूपीए की बैठक की है वो आपके द्वारा हम पहुंचाते रहेंगे।